तो सच्ची सुरक्षा क्या है? अगर हम इसके बारे में सोचें तो दिमाग में अक्सर पैसा, नौकरी या शायद देश की सुरक्षा ये सब बातें आती हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे आज के स्रोत एक अलग ही तरह की सुरक्षा की बात करते हैं। वो सुरक्षा जो अंदर से आती है, जो खुद से प्यार करने और ये जानने से मिलती है कि हम असल में कौन हैं। और इसी सफर को समझने के लिए हमारे पास पैट्रिक नाम की एक व्यक्ति की एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। हाँ, और ये केस हमें इलाज के एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं। यहाँ बात सिर्फ मनोविश्लेषण की नहीं है, बल्कि वर्तमान के जो भावनात्मक घाव हैं उन्हें भरने के लिए अतीत और भविष्य के जन्मों में झांकने की है। अच्छा। हमारे स्रोत पैट्रिक की पूरी यात्रा को हमारे सामने रखते हैं, एक बेहद दुखी और खोए हुए इंसान से लेकर एक ऐसे व्यक्ति तक जिसने अपना मकसद और प्यार दोनों पाया। तो आज का हमारा मिशन पैट्रिक की कहानी की परतों को खोलना है। ये समझने की कोशिश करना है कि उसकी गहरी उदासी और असुरक्षा की जड़ें कहाँ थीं। उसके दर्द का स्रोत कितना हैरान करने वाला था, और सबसे जरूरी, उसने ठीक होने के लिए कौन सा अनोखा रास्ता चुना जो शायद हम सबको कुछ सिखा सकता है। हाँ, तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले पैट्रिक से मिलते हैं। जब वो पहली बार थेरेपी के लिए आया तो हमारे स्रोत बताते हैं कि वो 31 साल का था, लेकिन देखने में एक बिखरा हुआ परेशान किशोर लगता था। हाँ, कपड़े अस्त-व्यस्त, आत्मविश्वास की भारी कमी। वो अपने माता पिता के साथ रहता था और एक अकाउंटेंट की नौकरी करता था, जिससे उसे नफरत थी। हाँ, और उसकी परेशानी सिर्फ बाहरी नहीं थी। वो अपनी वर्जिनिटी को लेकर बहुत शर्मिंदा था और उसका व्यवहार लोगों के प्रति थोड़ा गुस्सैल सा था। बिल्कुल। कुल मिलाकर वो एक ऐसा इंसान था जो अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी की तरह जी रहा था और बहुत ज्यादा दुखी था। ये सीधे तौर पर आत्म प्रेम की कमी से जुड़ता है, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। हाँ, और स्रोत इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। जब कोई खुद से प्यार नहीं करता तो उसकी सारी ऊर्जा दूसरों से प्यार और मान्यता पाने में खर्च हो जाती है। उसके पास दूसरों को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं। स्रोत में एक और दिलचस्प किस्सा है, एक ऐसे व्यक्ति का जो बाहर से बहुत आत्मविश्वासी और सफल लगता था। अच्छा। लेकिन जब वो अकेला होता था तो वो एक खतरनाक खेल खेलता था। वो सड़क पर आती हुई बस के सामने कूदकर आखिरी पल में हट जाता था, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि वो जिंदा है। बाप रे, मतलब बाहर से जो दिखता है वो अंदर की सच्चाई से कितना अलग हो सकता है। बिल्कुल। पैट्रिक का मामला भी कुछ ऐसा ही था, बस उसका दर्द बाहर ज्यादा दिख रहा था। तो सवाल ये है कि उसकी इस हालत की वजह क्या थी? और यही कहानी एक बहुत ही अजीब और दुखद मोड़ लेती है। पैट्रिक का सारा दर्द विज्ञान कथा यानी साइंस फिक्शन से जुड़ा हुआ था। साइंस फिक्शन से? ये कैसे हो सकता है? मतलब किताबों से? हाँ, किताबों से। हुआ ये कि जब पैट्रिक 12 साल का था तो उसे साइंस फिक्शन की किताबें पढ़ने का जुनून था। वो उसकी अपनी एक दुनिया थी, सितारों की, दूसरे ग्रहों की, अंतरिक्ष यात्रा की। बिल्कुल। लेकिन एक दिन उसके पिता ने उसकी सारी किताबें उठाई और बेच दी। क्यों? ऐसा क्यों किया उन्होंने? उसके पिता ने कहा, ये सब बच्चों की चीजें हैं, तुम मंगल ग्रह पर जी रहे हो, अब बड़े होने और पृथ्वी पर वापस आने का समय आ गया है। ओहो, ये शब्द तो किसी बच्चे के लिए मतलब एक हमले जैसे होंगे। हाँ, उसकी अपनी दुनिया ही छीन ली गई। पैट्रिक ने थेरेपी में इस बारे में कुछ कहा? उसने कुछ ऐसी बातें कहीं जो दिल को छू जाती हैं। उसने कहा, पृथ्वी पर रहने से तो अच्छा था कि मैं मंगल पर ही रहता। और एक और बात जो उसकी हालत को बयां करती है, मैं कहीं का नहीं हूँ। उसे सच में लगता था कि उसकी असली जगह यहाँ इस धरती पर नहीं, बल्कि आसमान और तारों के बीच है। तो ये सिर्फ कुछ किताबों को खोने का मामला नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत गहरा था। ये उसकी पूरी अंदरूनी दुनिया को नकारने जैसा था। जैसे किसी ने कह दिया हो कि तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वो सब गलत है। हाँ, बेकार है। जब उसके पिता ने उसे उसके जुनून से काट दिया तो स्रोत बताते हैं कि वो पूरी तरह से खाली और निराश महसूस करने लगा। और सबसे दर्दनाक बात क्या थी? सबसे दर्दनाक बात उसने थेरेपी में ये कही, अगर मैं दूसरों की नहीं सुनूंगा तो मुझे खुद की सुननी पड़ेगी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब उसे खुद की आवाज से ही नफरत हो गई थी। हाँ, ये तो बहुत ही गहरा घाव है। बहुत गहरा। तो ऐसे में थेरेपी ने क्या किया? हाँ, इस तरह के घाव को भरने का तरीका क्या हो सकता है? यहीं पर थेरेपी ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो पारंपरिक मनोविज्ञान से बहुत आगे जाता है। उन्होंने सम्मोहन का यानी हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया। हिप्नोसिस मतलब उसे उसकी यादों में वापस ले जाया गया? हाँ, लेकिन सिर्फ इस जीवन की यादों में नहीं। तो फिर हिप्नोसिस के दौरान पैट्रिक को अपने पिछले जन्मों की यादें आने लगीं। हाँ। और जो सबसे पहली और सबसे नाटकीय याद आई वो आज से 60,000 साल पहले की थी।
60,000 साल, ये तो सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लग रहा है। बिल्कुल। उसने क्या देखा? उसने खुद को पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक दूसरे ग्रह पर एक गैर मानवीय प्राणी के रूप में देखा। वो एक ऐसे समूह का हिस्सा था जो एक मिशन पर पृथ्वी पर आया था। मिशन? कैसा मिशन? उनका काम था भविष्य में आने वाली मानव सभ्यता के लिए उन्नत ज्ञान को पृथ्वी के नीचे गहरी गुफाओं में सुरक्षित रखना। ये तो हैरान करने वाली बात है। मतलब एक सामान्य नजरिए से देखें तो कोई इसे मनगढ़ंत कहानी भी कह सकता है। क्या ये यादें असली थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ बात ये नहीं है कि ये घटना सचमुच 60,000 साल पहले हुई थी या नहीं। मनोवैज्ञानिक तौर पर यह स्मृति पैट्रिक के लिए बहुत मायने रखती थी। अच्छा। चाहे ये वास्तविक हो या प्रतीकात्मक, इसने उसके आसमान, सितारों और अंतरिक्ष यात्रा के प्रति जुनून को एक गहरा अर्थ दे दिया। वो जो हमेशा इस दुनिया में एक एलियन जैसा महसूस करता था, उसे अचानक समझ आया कि शायद वो सच में कहीं और से है। और उसका यहाँ होने का एक मकसद है। बिल्कुल। इस कहानी ने उसके दर्द को एक पहचान दी। तो ये उसके अकेलेपन और अलग थलग महसूस करने की भावना को एक मकसद दे रहा था। ये एक दिलचस्प नजरिया है। क्या उसे और भी पिछले जन्म याद आए? हाँ, कई। उसे याद आया कि वो 9 सदियां पहले मध्य या दक्षिण अमेरिका में एक स्वदेशी गणितज्ञ और खगोलशास्त्री था। अच्छा। फिर 18वीं सदी में पोलैंड में एक कबालीवादी यहूदी रब्बी था, जहां उसे पहली बार अपनेपन का एहसास हुआ। कबालीवादी रब्बी? ये क्या होता है? कबाला यहूदी धर्म की एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक शाखा है जो ब्रह्मांड और ईश्वर के रहस्यों को समझने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये भी ज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ा था। हाँ, इसके अलावा पैट्रिक ने खुद को 14वीं सदी में चीन में एक बौद्ध भिक्षु के रूप में भी देखा, जो शरीर की ऊर्जा के प्रवाह का स्वामी था। गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, रब्बी, भिक्षु, इन सब में एक बात कॉमन लग रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इन सभी जीवनों में ज्ञान, आध्यात्मिकता और आकाश का अध्ययन जैसे विषय बार बार आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात, इन सभी भूमिकाओं में उसका सम्मान किया जाता था। ये उसके वर्तमान जीवन के बिल्कुल विपरीत था, जहां उसके इन्हीं जुनूनों को बचपन में बचकाना कहकर खारिज कर दिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने उसके अतीत के घावों को भरने के लिए इन पिछले जन्मों की यादों का इस्तेमाल किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, थेरेपी ने एक और भी हैरान करने वाला कदम उठाया। क्या? उन्होंने सिर्फ अतीत में ही नहीं झांका, बल्कि भविष्य में भी। इस तकनीक को प्रोग्रेशन थेरेपी कहते हैं। प्रोग्रेशन थेरेपी? ये रिग्रेशन थेरेपी का उल्टा हुआ, जिसमें हम अतीत में जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? बिल्कुल। इसमें व्यक्ति को सम्मोहन की अवस्था में भविष्य की एक संभावित समय रेखा में ले जाया जाता है। इसका मकसद भविष्य देखना नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन के लिए दिशा और स्पष्टता खोजना है। और पैट्रिक को किस समय में ले जाया गया? उसे साल 2254 में उसके एक भविष्य के जीवन में ले जाया गया। साल 2254? और वहां उसने क्या देखा? इसने उसकी मदद कैसे की? वहां उसने खुद को मैडी नाम की एक 31 वर्षीय महिला खगोलशास्त्री के रूप में देखा। अच्छा। मैडी एक बहुत ही साहसी और दृढ़ महिला थी, जो दूसरी दुनिया की सभ्यताओं का अध्ययन कर रही थी, और उसे अपनी इस जगह तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था, खासकर लिंग भेद से। ये तो कमाल है। एक तरफ वो अपने वर्तमान में एक डरा हुआ अकाउंटेंट है, हाँ, और दूसरी तरफ वो भविष्य में खुद को एक साहसी महिला खगोलशास्त्री के रूप में देख रहा है। और यहीं पर स्वतंत्र इच्छा और भाग्य का सवाल उठता है। स्रोत बताते हैं कि इस भविष्य को देखने से पैट्रिक को अपना रास्ता एकदम साफ नजर आने लगा। उसे ये एहसास हुआ कि उसका भाग्य खगोल विज्ञान से ही जुड़ा है। ये भविष्य पत्थर की लकीर नहीं था, ये एक संभावना थी, एक इशारा था कि अगर वो सही चुनाव करे तो वो अपने असली मकसद तक पहुंच सकता है। इसने उसे हिम्मत दी। तो इस सब का पैट्रिक की असल जिंदगी पर क्या असर हुआ? इन सभी अविश्वसनीय अनुभवों के बाद उसने क्या किया? उसने वो किया जो शायद वो कभी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसने अपनी अकाउंटेंट की नौकरी छोड़ी। वाह! और मियामी विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान के कोर्स में दाखिला ले लिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे सही कदम था। और जैसे ही उसने अपने जुनून को अपनाया, चीजें बदलने लगीं। कैसे? क्लास में उसकी मुलाकात सैरा नाम की एक लड़की से हुई। सैरा को भी अंतरिक्ष और तारों में उतनी ही दिलचस्पी थी जितनी पैट्रिक को।
उन्हें बात करने के लिए एक पूरी कायनात मिल गई। मतलब उसे कोई ऐसा मिला जो उसकी दुनिया को समझता था। बिल्कुल, ये कोई संयोग नहीं था। जब उसने खुद को स्वीकार किया तो दुनिया ने भी उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। पैट्रिक और सारा ने डेटिंग शुरू की और फिर उन्होंने सगाई कर ली। हाँ, कुछ समय बाद जब पैट्रिक अपने थेरेपिस्ट के पास वापस आया तो वो एक बिल्कुल अलग इंसान था। कैसा दिख रहा था वो? स्रोतों के अनुसार वो आत्मविश्वास से भरा हुआ, खुश और बहुत सलीके से तैयार था। उसके बिखरे हुए बाल अब संवारे हुए थे और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो खोया हुआ किशोर नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जिसे अपना रास्ता मिल गया था। बिल्कुल, ये उसकी यात्रा का नतीजा था। अपने सच्चे स्वरूप और जुनून में सुरक्षा पाकर उसे वो प्यार और साथ मिला जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। उसका इलाज किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अपनी ही उस अंदरूनी दुनिया को मान्यता देने से हुआ जिसे इतने लंबे समय तक नकारा गया था। हाँ, उसने बाहर की दुनिया में वो पाया जो उसने हमेशा अपने अंदर महसूस किया था। और कहानी का अंत एक बहुत ही खूबसूरत और प्रतीकात्मक उपहार के साथ होता है ना? हाँ, पैट्रिक ने जाते जाते अपने थेरेपिस्ट को एक तोहफा दिया, H.G. वेल्स की क्लासिक साइंस फिक्शन किताब द टाइम मशीन। बिल्कुल। क्या कमाल का अंत है। ये तो जैसे कह रहा हो कि अब वो समय का शिकार नहीं बल्कि उसका मालिक है। हाँ, पैट्रिक की कहानी से सबसे बड़ी बात यही निकलती है कि सच्ची सुरक्षा आत्म स्वीकारिता और अपने जुनून को पूरा करने से आती है। इस केस में अतीत और भविष्य के जन्मों की खोज उस सच्चाई को उजागर करने का एक जरिया बनी। ये जरूरी नहीं कि हम उन यादों पर विश्वास करें, लेकिन उन्होंने पैट्रिक के लिए एक पुल का काम किया जिसने उसके बचपन के सपनों को एक ठोस उद्देश्यपूर्ण भविष्य से जोड़ दिया। और अब एक अंतिम विचार। स्रोत में एक जगह जिक्र है कि पैट्रिक के वो 60,000 साल पुराने स्वरूप ने भविष्य की सभ्यता के लिए ज्ञान को जमीन के नीचे संग्रहित किया था। हाँ, और समय को एक ब्रह्मांडीय सांस की तरह बताया गया है जो अंदर और बाहर जाती है। ये हमें बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारी चेतना वाकई समय के पार इस तरह फैली हुई है तो हम इस जीवन में अपने भीतर कौन सा ज्ञान, कौन सा जुनून संग्रहित कर रहे हैं, और क्या पता आने वाले जन्मों में हमारी यही आज की छोटी सी कोशिशें किसी बड़ी चीज की नींव बन जाए।